नमस्ते बच्चों, मैं वेद भदौरिया आपका सेठ सेल स्कूल द्वारा संचालित इस होम लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सारी दुनिया के देश उसमें लगे हुए हैं कि वैक्सीन मिल जाए और इस महामारी का अंत हो, लेकिन उसका कोई उपाय मिल नहीं रहा है, जिससे हमारी साल भी चालू नहीं हो पा रही है और आपकी पढ़ाई रुक सी गई है। परंतु आपकी पढ़ाई चालू रहे, उसमें कोई विघ्न ना हो, इसलिए इस होम लर्निंग प्रोग्राम के तहत हम आपको सारे वीडियोज सारे सब्जेक्ट के भेजते रहेंगे, जिसके थ्रू आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। और ये वीडियोज बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि यूनिट टेस्ट गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए गए हैं और जुलाई के एंड में यूनिट टेस्ट भी होंगे, इसलिए आपको इन वीडियोज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बच्चों, अभी तक आपकी विज्ञान की एक ही बुक होती थी। 10वीं तक पढ़ते थे ना आप, एक विज्ञान एक गणित। अभी आपने साइंस लिया है तो आपने देखा कि दो ग्रुप बन गए हैं, एक CPM एक CPV। बहुत सारे बच्चों ने CPM लिया होगा, दैट मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। आपको खाली ये पता होता है कि मैथ्स ग्रुप एंड बायो ग्रुप। तो एक ग्रुप है आपका CPM और दूसरा ग्रुप है CPB। तो उसमें आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अगर हम दोनों में से कॉमन लें, CPM और CPB में से, तो इसमें दो सब्जेक्ट आपके कॉमन है, CP दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके दोनों ही ग्रुप, दैट मीन्स मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में ही पढ़ने हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। और केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है, तो आप अपने दैनिक जीवन, अपने आसपास या अपने घर पर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं देखते हैं जो रसायन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मम्मी दही जमाती होगी ना घर पे, दूध से दही बन जाना रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। दूध का फट जाना भी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। अभी बरसात में आपकी साइकिल या कोई भी लोहे की जंजीर बाहर रखी रहती है तो जंग लग जाती है, तो लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आपने देखा होगा विनेगार, चाइनीज खाते हो ना सभी लोग, अभी तो शायद बहुत दिनों से नहीं मिला हो, लेकिन चाइनीज़ बच्चों को बहुत प्रिय होता है। तो उसमें डलता है विनेगार, जो नारियल में से बनता है। इसके अलावा गन्ने के रस में से सिरका बनता है, अचार डालने के लिए सिरका होता है ना, तो वो गन्ने के रस में से बनता है। तो ये सभी जो हैं रासायनिक प्रक्रियाओं का उदाहरण है, जो आपके दैनिक जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, तो हमारा चैप्टर 1 है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अभिधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री। उसके मुद्दे हैं रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन में अनिश्चितता। उसके बाद 2 पॉइंट और थे, रासायनिक संयोजन के नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लगभग ये दोनों पॉइंट आपके कोर्स में से डिलीट होने जा रहे हैं। इस बार कोर्स कुछ कम किया गया है, शायद ये दोनों पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद का पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, यानी टोटल 10 हैं, उसमें से 8 तो आपको पढ़ने ही हैं। और ये बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और किसी भी चीज़ का अगर बेसिक ही का कंप्लीट नहीं होगा तो वो आगे आएगी नहीं। तो आपको जितने भी वीडियो मिलें बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, हर चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। आप सभी को लगभग बुक मिल गई है, जिनको बुक नहीं मिली है वो स्कूल में आके बुक अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल में आके अपनी बुक लीजिए और यहाँ से वीडियो भेज जाएंगे, और साथ ही में उन बुक के थ्रू आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब पहला है रसायन विज्ञान का महत्व। तो रसायन विज्ञान का महत्व तो आप देखते ही हर तरफ हमारे आसपास रसायन विज्ञान देखने को मिलता है। जैसे कि खाने में फ्लेवर किससे आता है, नमक से आता है ना। खाना में कितना भी स्वाद हो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो खाना बेस्वाद लगेगा। इंडस्ट्रीज में बात करें
केमिकल्स में, दवाइयों में बात करें, या आप फर्टिलाइजर्स, खेती होती है तो खेतियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया किसकी दवाई ढूंढने में लगी हुई है, कोरोना की। सभी तो किससे पॉसिबल होगा, केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री का तो अपने आप में एक महत्व है। दो लोगों के बीच दोस्ती भी अच्छी होती है ना, तो यही कहा जाता है कि इन लोगों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है, नॉट फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छी है। सो केमिस्ट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट, और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। और हार्ड तो है बट इतना भी नहीं है। अगर आप बेसिक अच्छे से तैयार करोगे तो कुछ हार्ड नहीं होता है। तो पहले तो ये चीज़ मन से निकाल देनी कि कोई चीज़ हार्ड है। हार्ड कोई चीज़ कब बनती है, आप पहले ग्रंथि बना लोगे कि हाँ ये हार्ड है तो वो हार्ड बन जाएगी। लेकिन आप किसी को बेस से पढ़ोगे तो वो चीज़ बिल्कुल आपके लिए आसान बन जाती है। तो हम अपने पार्ट के टॉपिक्स लगातार पढ़ते रहेंगे, और आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, आपको उसका बेस तैयार करना है। हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत होगी तभी तो मकान मजबूत बनेगा। तो बेसिक है आपका। अभी आपने साइंस में प्रवेश किया है, आपको 11th में हर चीज़ का बेस सीखना है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट था द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, सुना भी होगा आपने द्रव्य। क्या मैं और आप द्रव्य हैं? हाँ, हम भी द्रव्य हैं। हर चीज़, अपने आसपास जो भी चीज़ है वो द्रव्य है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। जैसे कि पेन, पेंसिल, किताब, रबर और सभी जीव में तो हम भी आ गए ना। ऐसा नहीं कि मैडम मैं नहीं हूँ द्रव्य, आप भी द्रव्य हो, आपके मम्मी पापा भी, आप जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो सुबह से, वो सारी चीज़ें द्रव्य हैं। मैटर, हर चीज़ द्रव्य है। अब आता है द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण जो है उसकी अवस्था के आधार पर, द्रव्य की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। 3 डायग्राम दिख रही हैं। ठोस, आप कोई भी चीज़ रोज रख सकते हो, जैसे पेन, पेंसिल आपके हाथ में, वो ठोस है। जो चीज़ आपको कोई पात्र में भरनी पड़ रही है उसकी कंटेंसी कैसी होती है, द्रव। ठीक है। और गैस, बलून खरीदते हो ना, मुँह से हवा भरते हैं और निकल जाती है ना, वो क्या है, गैस है। तो ठोस, द्रव और गैस, पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैस होता है। और ठोस, द्रव, गैस पहचानना कोई हार्ड नहीं है। मज़ा आ रहा है ना केमिस्ट्री पढ़ने में। सब आसपास दिख रहा होगा कि हाँ ठोस क्या है, पानी पी रहे हैं, हाँ द्रव है, लिक्विड कंटेंसी उसकी लिक्विड है। गैस, हाँ बलून में हवा होती है, वो गैस है। तो ठोस, कुछ बेसिक गुणधर्म इसके देखते हैं। आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कौन कौन सी चीज़ों का जो आपके आसपास हैं उनका आयतन और आकार निश्चित है। आप इसके बहुत सारे उदाहरण देख लेंगे, है ना। द्रव, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, है ना। पानी है, पानी को किसी में भी डाल, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, कटोरी में डाल दो कटोरी के शेप में आ जाएगा, और बोतल में भरते हो तो बोतल के शेप का हो जाएगा। गैस की बात करते हैं तो ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, घूमती फिरती रहती है, जरा सा भी काढ़ा हो गया निकल गया। तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आयतन और आकार निश्चित, द्रव में निश्चित आयतन परंतु आकार निश्चित नहीं, और गैस में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनको अलग करती है, वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी आंतर आणवीय आकर्षण बल। आंतर आणवीय आकर्षण बल जो पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में अलग करती है। आप ठोस को गर्म करो, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में। बर्फ़ का टुकड़ा प्लेट में रख दो, अपने आप पिघल के क्या बन जाएगा, पानी। उसको पानी को हीट करने रख दीजिए, गैस बन के पूरा उड़ जाएगा। नीचे सर्कल्स में आपको दिख रहे होंगे
पहले सर्कल में बिल्कुल पास में घटक है, दूसरे में थोड़ा दूर और गैस में बिल्कुल दूर दूर है। क्योंकि ठोस पदार्थों में आंतर आणवीय आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और लिक्विड में उससे थोड़ा कम, और गैस में आंतर आणविक आकर्षण बल नहीं होता है। आप सोचो कमरे के अंदर गैस भर दें, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। लेकिन ठोस को हम कहीं भी रख सकते हैं, लिक्विड को हम किसी भी पात्र में भर के रख सकते हैं, लेकिन गैस के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अणुओं के बीच आंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम या नहीवत होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये हुआ हमारा पदार्थों की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण होता है, जिसमें है द्रव्य के दो भाग, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण के दो भाग हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व क्या है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने घटक को हम क्या कहते हैं? तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 1 से 30 तत्व आपको तैयार करने के लिए भी दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर जब तीसरा घटक बनाते हैं, जिसमें वे तत्व अपना मूलभूत गुणधर्म खो दें, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन पानी पीने के बाद ना हाइड्रोजन का टेस्ट होता है ना ऑक्सीजन का, और दोनों ही गैस हैं, लेकिन उसको इस तरह मिक्स किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, तो उसमें उनके गुणधर्म नहीं होते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। सोडियम बहुत विस्फोटक होता है, पानी में डालो ऐसे ही विस्फोट होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जब बन जाता है Na और Cl, तो नमक के स्वरूप में आ जाता है, और नमक के बिना हमारा खाना बेस्वाद हो जाता है। मिश्रण की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर जब तीसरा घटक बनाते हैं, जिसमें वे तत्व अपना मूलभूत गुणधर्म बना के रखते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण जिसे एक निश्चित सीमा रेखा से अलग ना किया जा सके, और विषमांगी मिश्रण जिसे एक निश्चित सीमा रेखा से अलग किया जा सके। तो समांगी, जैसे एक गिलास में आप चीनी और पानी मिक्स करके रखिए, जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करोगे आप देख के नहीं बता पाओगे कि चीनी और पानी का मिश्रण है। एक दूसरा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पानी में ऑयल ड्रॉप्स डाले हो, आप तुरंत देख के बता दोगे कि हाँ इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ द विषमांगी मिश्रण। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।